हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। पिछले कई दिनों से हमने बहुत सारे बच्चों के कमेंट को एनालिसिस किया तो हमें एक चीज कॉमन मिला। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हम आपकी बातों से मोटिवेट तो बहुत ज्यादा होते हैं और पढ़ने का सोचते हैं कि आज खूब पढ़ेंगे, फिर जब बैठते हैं तो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है बच्चों कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर बच्चों आप केवल सोचते रह गए तो पूरी जिंदगी बस आप सोचते ही रहेगो, है ना। आपका सपना है कि भाई मैं टॉप करूंगा, 90+ स्कोर करूंगा, ये आपकी सोच है, लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। टॉप तो जिसको करना होगा वो तो कर ही लेगा। इसलिए इन सब फालतू के विचारों से बाहर आओ, दिन रात मेहनत करो। तो चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जैव अणु का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये 10वां चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें से बच्चों 7 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई पड़ेंगे। ये थोड़ा आपका बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक। बाकी आपको ज्यादा इसमें परेशान होना नहीं है कि भाई बायोलॉजी है तो नहीं समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मैथ वाले हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दो टॉपिक ही हैं जो थोड़ा बायोलॉजी से पूरी तरह से रिलेटेड हैं। नहीं तो बच्चों इसमें तो चीजें अलग ही हैं, आपके इसमें भी रिएक्शन वगैरह ही हैं, ठीक है। चलिए, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम डायरेक्टली उन्हीं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं कि पूरा का पूरा गाथा भाई गाया जाए या फिर पढ़ा जाए, ठीक। क्योंकि पढ़ना वही है जो पेपर में आए, हमसे सिर्फ उससे मतलब है कि पहले हमारा पेपर अच्छा जाए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। क्योंकि वन शॉट में हमने बोला ना, वही देखेंगे जो पेपर में पूछा जाए, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से युक्त पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे मतलब चीजों का समावेश, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रिक क्या है, एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। पॉली का मतलब ही होता है बच्चों बहुत ज्यादा, ठीक, जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप एक से ज्यादा हो, ठीक है ना, या कीटोन वगैरह भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए इनको पॉली नाम दिया गया है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर बच्चों पॉलीहाइड्रिक क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें हम, ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें बच्चों, जैसे हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की हम संरचना ले लेते हैं यहां पर, एक मिनट, जैसे हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ध्यान से समझना, ये है क्या बच्चों, आपका ये ग्लूकोज ही है जिसको C6H12O6, ये यही चीज है ना। ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बच्चों, ये ग्लूकोज ही है। हमने एक एग्जांपल ले लिया है ग्लूकोज को, ठीक। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बना दिया है वही चीज C6, भाई 4 कार्बन यहां पर हैं, 4 2 6 हाइड्रो मतलब कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 12 है तो भाई 2 ये हो गया, 2 1 3 इधर 4 इधर, ठीक है। और यहां पर भाई 4 दूना 8 8 4 12 हो गए, और ऑक्सीजन 6 है तो भाई 4 यहां है, 1 1 ऊपर नीचे हो गया 6। तो ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, ठीक। इस तरह से इसमें लिखने का हमारा यही मतलब है ताकि हम इसको आपको समझा सकें कि एल्डिहाइड कहां पर है बच्चों, ठीक, और ये पॉलीहाइड्रिक यानी एल्कोहल कहां पे है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है CHO। जब CHO है तो इसको अपन पढ़ते क्या है, एल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं रसगुल्लों, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, ठीक। इसमें अगर देखें तो बच्चों इसमें भाई एक पे जुड़ा है OH, तो इसको हम 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री, ठीक, एल्कोहल। 1 डिग्री क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक, क्योंकि एल्कोहलिक इसमें ग्रुप है OH। और इसमें भी देखें तो बच्चों क्या है, OH है, तो इसमें भी वही चीज आपको दिख रहा है, क्या चीज, ठीक। तो ये है आपका, एक मिनट, यहां पे 2 पे है
तो 2 डिग्री हो जाएगा, सॉरी इधर है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल। तो इस तरह से देखें बच्चों तो एल्कोहल, ठीक है ना, आपको यहां पर दिख रहा है, यानी एल्डिहाइड भी मिल गया है और साथ ही साथ एल्कोहल, ठीक। तो बस इतना याद रखना है आपको, वहां पर पूरा का पूरा ये डिटेल्स में समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आए, हम इसलिए ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। देख रहे हैं बच्चों, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, CHO, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है, C है, H है, O है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। साथ ही ये पॉलीहाइड्रिक मतलब एल्डिहाइड व कीटोन से युक्त होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है कि अल्कोहल मतलब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। हालांकि ये भी पूछा जाता है शॉर्ट में, तो जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं और बहुत ही लाजवाब है, ठीक। इसमें 3 जो तरीके होते हैं बांटने के, उन तीनों को हम एक ही, ठीक है, एक ही ग्राफ में आज पूरा का पूरा निपटा देंगे, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम बस एक ही ग्राफ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया, जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, थोड़ा इसको 20 से लिख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 प्रकार के, मतलब इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक। इनको हम बच्चों 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक। पहला क्या होता है, पहला होता है जल अपघटन के आधार पर, ठीक। पहला होता है बच्चों जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, ठीक, जल अपघटन के आधार पर। दूसरा होता है आपका, पहला जल अपघटन के आधार पर, और जो दूसरा होता है बच्चों, एक मिनट, जो दूसरा होता है वो होता है स्वाद के आधार पर, ठीक, स्वाद के आधार पर, के आधार पर लिख लीजिए पूरा, ठीक। तो जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर, या इसी को भौतिक गुणों के आधार पर कहा जाता है, इस बात का याद रखना, ठीक है ना, भौतिक गुणों के आधार पर अगर ऐसा है तब भी। और जो तीसरा होता है बच्चों वो होता है अपचयन के आधार पर, ठीक, अपचयन के आधार पर, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें हमने क्या बताया बच्चों, सबसे पहला क्या होता है, तो भाई सबसे पहला होता है जल अपघटन के आधार पर, ठीक, यानी जल अपघटन के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को बांटा जा सकता है, कितने टाइप में भी हम बताते हैं। दूसरा है बच्चों स्वाद के आधार पर, तो भाई स्वाद के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को विभाजित किया जा सकता है। और जो तीसरा है बच्चों वो है अपचयन के आधार पर। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब इसको चलिए सीखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो होता है बच्चों, ठीक, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला, ठीक, पहला होता है बच्चों मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहला क्या हमने बताया, तो होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पहला होता है, ठीक, पहला मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से समझिएगा, मोनोसैकेराइड में ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन
जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, जल अपघटन नहीं होता है बच्चों, वो कहलाते हैं आपके, मतलब क्या कहलाते हैं, ये होता है मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक, फ्रक्टोज, या फिर इसी में आ जाता है जैसे गैलेक्टोज। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों आपका मोनोसैकेराइड। बात समझ में आई। अब दूसरा देखिएगा, मोनोसैकेराइड में हमने बताया था ऐसे कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा परिभाषा पूछा जाता है कि मोनोसैकेराइड को परिभाषित कीजिए। तो मोनोसैकेराइड में हमने क्या बताया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर, ठीक, ये जल अपघटित नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये जो आपके हमने बताया कि एल्डिहाइड व कीटोन समूह में विभाजित नहीं होते हैं। ठीक, तो उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक, तो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, तो भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर, जिनका जल अपघटन कराने पर बच्चों ये 3 से 10 अणु, ठीक, 3 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं। ठीक, मोनोसैकेराइड के देते हैं, इतना याद रखना। तो उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। जैसे में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा बच्चों एग्जांपल के थ्रू, जैसे सुक्रोज, ठीक, सुक्रोज हो जाएगा आपका, माल्टोज, लैक्टोज लिख लेते हैं, लैक्टोज। तो ये आता है आपका किसमें बच्चों, तो ये आ जाता है आपका ओलिगोसैकेराइड में। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है, तो भाई तीसरा देखते हैं। जो तीसरा है बच्चों वो है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर बच्चों ये क्या करते हैं, 10 से अधिक अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, ये 10 से अधिक अणु, याद रखना इतना, यानी 10 से अधिक अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं। जैसे में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो भाई इसमें आ जाता है आपका जैसे स्टार्च, ठीक, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के हमने वही बताया होते हैं, कौन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड बच्चों और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में बता दिया तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता ही नहीं है बच्चों, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल बेहद जरूरी है क्योंकि बहुविकल्पी में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, गैलेक्टोज, ये सब आ जाते हैं तो मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जो भाई जल अपघटन कराने पर 3 से लगभग 10 अणु तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, उनको अपन बोलते हैं मतलब ओलिगोसैकेराइड। जैसे में सुक्रोज, लैक्टोज, एग्जाम्पल बेहद जरूरी है, ये बोल रहे हैं। ठीक, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पॉली का मतलब अत्यधिक। तो इसमें क्या होते हैं भाई, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 10 से अधिक अणु देते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड के। तो ये हो जाते हैं स्टार्च, मतलब तो ये होते हैं पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो ये चीज हो गया बच्चों। अब स्वाद के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर रसगुल्लों आपके अगर हम बात करें तो स्वाद के आधार पर ये कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, एक तो शर्करा, एक शर्करा। ठीक है, अब शर्करा क्या होता है पहले उसको समझिएगा अच्छे से। शर्करा क्या होते हैं, ठीक है ना, शर्करा, अशर्करा, इनको 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला शर्करा ये होते हैं कि भाई जो क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय होते हैं। क्या, क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय के साथ साथ बच्चों ये जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक, और स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ये आते हैं, मतलब इनको कहा जाता है शर्करा। कभी कभार शर्करा ऐसे पूछेगा कि भाई शर्करा तथा अशर्करा को उदाहरण सहित समझाइए। तो शर्करा क्या होता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट
जो क्रिस्टलीय अवस्था में, क्रिस्टलीय का मतलब छोटे छोटे कणों में, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ये होते हैं शर्करा में। तो बच्चों क्या हो जाएगा, शर्करा जो क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं तथा इनका मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, तो ये शर्करा के अंतर्गत आते हैं बच्चों। जैसे मैं बताया ना, हमने एग्जांपल अगर हम देख लें तो भाई ग्लूकोज आपका हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, तो ये सब शर्करा में आएंगे। ठीक, सुक्रोज यानी केन शुगर, जिसको गन्ने की शर्करा बोलते हैं, या जिसको भाई हम डायरेक्टली एक शब्द में कह सकते हैं चीनी। ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चों, अशर्करा। अशर्करा, ठीक, अशर्करा। तो अशर्करा क्या होता है, देखिए बच्चों, अशर्करा में अगर हम बात करें तो अशर्करा इसी का अपोजिट, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में, ठीक, यानी अविलेय या अघुलनशील, अविलेय लिख दें या अघुलनशील, जबकि ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं या घुलनशील, जल में अविलेय। और ये क्या होते हैं भाई, स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन। ठीक, यानी इनका कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, ये चीज होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने ये लिखा स्टार्च, ठीक, ये स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, तो ये आता है अशर्करा में। अशर्करा में ये जल में अघुलनशील होते हैं बच्चों, साथ ही साथ ये क्या है, अक्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, और उनका स्वाद अगर बात करें कोई टेस्ट होता ही नहीं है। तो स्वाद के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। अब बात आती है बच्चों तीसरे की, तीसरा होता है अपचयन के आधार पर। तो अपचयन के आधार पर बच्चों, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, अपचयन के आधार पर भी इनको क्या है, दो ही भागों में बांटा गया है। ठीक, एक मिनट, तो देखिए अपचयन के आधार पर इनको दो भागों में, कौन सबसे पहला होता है, अपचायक शर्करा या अपचायी शर्करा। देखिए अपचायक शर्करा किसे कहते हैं, सॉरी मतलब अपचायक कार्बोहाइड्रेट या अपचायी, अपचायी, ठीक, अपचायी कार्बोहाइड्रेट। देखिए अपचायी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक, जो मतलब फेहलिंग विलयन और टैलिन अभिकर्मक का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, यानी उनको अपचयित कर दे। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों जो क्या कर दें, CHO, CHO, ठीक है, एक मिनट, CHO और साथ ही साथ कीटोन समूह, कीटोन समूह, ठीक है ना, इनका क्या कर दें, का, ठीक है ना, को अपचयित कर दें, को अपचयित कर दें। ठीक, देखिए बच्चों टैलिन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है अच्छे से। अगर आपको पूरा डिटेल्स में उसके बारे में जानना है तो आप जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है ना, उसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए, उसमें ये चीज अच्छे से बच्चों कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अच्छे से बताया है। बाकी यहां पर केवल आपको यहां समझना है कि भाई अपचायी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इतना याद रखना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करते हैं भाई, एल्डिहाइड और कीटोन, सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर दें, अपचयित कर देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपचायी। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनपचायी, अनपचायी। ठीक, दूसरा क्या होता है, अनपचायी। तो अनपचायी का मतलब क्या होता है बच्चों, अनपचायी में भाई ये क्या करते हैं, इनका अपचयन नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि ये अपचयित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इतना समझ लेना। ठीक है, आप डिटेल्स में पूरा लिखना चाहते हैं तो जो भाई CHO, CO को अपचयित नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, आपके मतलब अनपचायी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक, क्योंकि अलग अलग समझने से अच्छा है कि एक ही फ्रेम में सबका निपटारा हो जाए।
और एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का तो निपटारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। समझ में आया कि भाई जल अपघटन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वाद के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, और अपचयन के आधार पर भी ये 2 प्रकार के ही होते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं? मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम एक परख नली बना रहे हैं। ठीक, एक मिनट, हमने एक परख नली बना लिया और इस परख नली में हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां से कोई पदार्थ भर दे रहे हैं। ठीक, कोई पदार्थ क्या है बच्चों, इसमें हम भर रहे हैं। चलिए, कोई क्या किया हमने, कोई पदार्थ भर दिया। इधर से इधर से इधर से थोड़ा डिटेल्स। चलिए ठीक, हमने कोई पदार्थ इसमें बच्चों क्या किया, भर दिया। ठीक, और कौन सा पदार्थ भरा है, जिसका परीक्षण करना है। पहले समझिए कि भाई ये मॉलिस परीक्षण होता क्या है। तो मॉलिस परीक्षण एक ऐसे यानी कार्बोहाइड्रेट के पहचान करने का एक परीक्षण है। ठीक, किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है, इस बात की जो जांच की जाती है बच्चों, वो जांच करते हैं मॉलिस परीक्षण के द्वारा। ठीक है ना, यानी मॉलिस परीक्षण के द्वारा ये पहचानते हैं कि भाई किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। अब कैसे पहचानते हैं पहले वो समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस परीक्षण के लिए यदि पदार्थ के जलीय विलयन में, ठीक, ये कोई पदार्थ है बच्चों, तो इस पदार्थ के जलीय विलयन में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ml मॉलिस अभिकर्मक क्या करते हैं कि 2 ml मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक होता क्या है, तो ये बच्चों अल्फा, ये ए लिखा है तो भाई ए पर मत जाना, ये ए नहीं है, तो यहां पर अल्फा होता है। ठीक, अल्फा नेप्थाल। ठीक, क्या होता है बच्चों, अल्फा नेप्थाल। तो 2 ml क्या करते हैं भाई, मॉलिस अभिकर्मक। अब मॉलिस अभिकर्मक में क्या होता है, अल्फा नेप्थाल का एथिल मतलब अल्फा नेप्थाल होता है और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल का 10% विलयन होता है। उसको लेकर के बच्चों क्या करते हैं, परख नली में डालकर, इसमें डालकर बिना हिलाए डुलाए इसमें वे ऊपर से क्या करते हैं कि इस परख नली की दीवार की सहायता से, इस परख नली की दीवार की सहायता से भाई बूंद बूंद करके इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जब डालेंगे बच्चों तो इसके बीच में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, यानी बीच में लाल या भूरे रंग का एक छल्ला, एक वलय बन जाता है, जो कुछ समय के बाद क्या है, बैगनी रंग का हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये मानते हैं कि पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। समझ में आया कुछ? चलिए समझते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहले बच्चों जिस भी पदार्थ का परीक्षण करना होता है, यानी जिस पदार्थ में से कार्बोहाइड्रेट जानना होता है कि है कि नहीं, उसमें करते क्या है कि 2 ml। ठीक, इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इसमें 2 ml, इसमें क्या करते हैं कि भाई 2 ml अल्फा नेप्थॉल, यानी 2 ml क्या करते हैं, मॉलिस, ठीक, मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक में होता क्या है बच्चों, तो मॉलिस अभिकर्मक में तो एक तो हमने बताया अल्फा नेप्थाल होता है, अल्फा नेप्थाल नामक पदार्थ होता है बच्चों। ठीक, अल्फा नेप्थाल, और साथ ही साथ इसमें C2H5OH का क्या होता है, 10% विलयन होता है। ठीक, ये चीज भाई यही बताया ना
करते क्या है कि सबसे पहले बच्चों किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml क्या करते हैं, 2 ml मौलिस अभिकर्मक। अब भाई मौलिस अभिकर्मक में होता क्या है, तो इसमें अल्फा नेप्थाल और भाई एथिल अल्कोहल का 10% सॉल्यूशन यानी विलयन, इसको लेकर के बच्चों करते क्या है भाई, इसमें क्या करते हैं, इसे मतलब एक परख नली में डाल देते हैं। तो भाई इसमें डाला गया, डालने के बाद बिना इसे हिलाए डुलाए, इसमें बिना हिलाए डुलाए क्या करते हैं, तो भाई इसकी ये जो दीवार है, यही तो कह रहा है ना कि भाई परख नली की दीवार के सहारे, तो इसकी दीवार के सहारे बच्चों इसमें बूंद बूंद करके क्या करते हैं भाई, बूंद बूंद करके इसमें एथिल अल्कोहल यानी इसमें एथिल अल्कोहल मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें भाई C2 क्या लिख रहे हैं, H2SO4 एथिल अल्कोहल की बूंद बूंद ऊपर से गिराते हैं। अब गिराने के बाद बच्चों इसके बीच में लाल या भूरे रंग की, ठीक है, इसके बीच में यहां पर मतलब लाल या भूरे रंग की एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर बाद में क्या हो जाती है भाई, बैंगनी हो जाती है। ठीक, ये लेयर बाद में बैंगनी हो जाती है, तो इससे ये पहचानते हैं कि भाई इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। बस इतना सा लॉजिक है, और यही परीक्षण क्या कहलाता है रसगुल्लों, ये कहलाता है आपका मॉलिस परीक्षण। समझ में आया कुछ? ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक, बस एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है बच्चों, ये 5 नंबर में आता है। ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये लॉन्ग में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 3 नंबर में तो 100% एक क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज के भाई निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण इनका लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो तो हमने बता ही दिया भाई कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो ग्लूकोज है C6H12O6, यही ग्लूकोज है। तो भाई ग्लूकोज के भाई इसके निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण देखना है। तो सबसे पहले भाई निर्माण की विधियों में हम देखेंगे बच्चों प्रयोगशाला विधि। ठीक, कि लैब में यानी प्रयोगशाला में ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा। अब गन्ने की शर्करा किसको कहते हैं, तो भाई बोलते हैं किसको, मतलब चीनी को। ठीक, यानी जो होता है C12H22O11, ये होता है केन शुगर, गन्ने की शर्करा। ठीक, गन्ने की शर्करा जिसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि भाई गन्ने की शर्करा को एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो बनता क्या है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा, केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा सुक्रोज को बोलते हैं, तो C12 ठीक H22O11। ठीक, इसका क्या कराएंगे बच्चों, तो जल अपघटन, भाई H2O जल अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में भाई, किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो ये चीज बोल रहा है ना भाई, यहां पर देखिए बोल रहा है कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल और साथ में तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है बच्चों, तो क्या बनता है, तो बनता है एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो C6H12O6 और साथ में फिर से C6H12O6, यानी ये मोनोसैकेराइड का है, हमने बताया। क्योंकि बच्चों देखिए भाई C12 है,
तो भाई 6 और 6 12 हो गया, बराबर है। और ये H22 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो भाई 24 हो गया, यानी 24 हो गया। तो 12 और 12 24, और ये भी 12 है, तो मतलब 11 1 12, तो 6 और 6 12। ठीक, लेकिन बच्चों देखिए इनकी संरचना एक है, लेकिन ये क्या है, तो इसका नाम हम देंगे ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ठीक, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। ठीक, यानी दोनों के दोनों क्या है, तो मोनोसैकेराइड है। ठीक, तो यहां पर हमें पढ़ना था भाई कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। ये क्या है, तो सुक्रोज, जिसको गन्ने की शर्करा कहते हैं। ठीक, सुक्रोज है। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर अगर पूछेगा तो सीधा सा कहेगा भाई कि ग्लूकोज मतलब प्रयोगशाला विधि द्वारा ग्लूकोज के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रामायण लिखना नहीं है, केवल समीकरण है, तो बस आप छाप देना है। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से आप भी इसको छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या मतलब दूसरा किस प्रकार से बनाते हैं, तो दूसरा है बच्चों स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च यानी मंड के द्वारा इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों करते क्या है भाई, मंड से कैसे बनाते हैं, तो स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5। ठीक, उसके बाद यहां पर N, ये स्टार्च का फार्मूला होता है, स्टार्च या मंड का। ठीक, अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो मान लेते हैं यहां N अणु है ये जल के। ठीक, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराएंगे बच्चों, क्योंकि H2O है तो जल अपघटन हो रहा है, तो जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, तो ये ग्लूकोज बनता है। ठीक, C6H12O6। ठीक, ये बनता है और यहां पर N अणु हो जाएगा। ठीक ना, N अणु है ग्लूकोज के। समझ में आया। तो स्टार्च का भी जल अपघटन कराने पर बच्चों, ये स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन ठीक कराने पर क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज बनता है, याद रखना भाई ये ग्लूकोज है। और ये क्या है, स्टार्च, स्टार्च है या जिसको मंड अपन कहते हैं। ठीक, चलिए और रासायनिक गुण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक गुण में ठीक है सबसे पहला है ऑक्सीकरण। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या बनता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीकरण बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बच्चों, इसको तो आपको 100% तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो बच्चों जब हम ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं, वहां पर पूछेगा कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या होता है। ठीक, या डायरेक्टली सीधा बोल देगा कि भाई ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ठीक कौन सा मतलब पदार्थ प्राप्त होता है या यौगिक प्राप्त होता है, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है। या कहेगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो ऑक्सीकरण कराने पर होता क्या है बच्चों, ये देखिए कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनिक अम्ल, यानी जब इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब भाई एक ऑक्सीजन इसमें जब मतलब वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ऑक्सीजन का यानी O से क्रिया कराएंगे तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अब देखिएगा यहां ग्लूकोज का जो फार्मूला है हम इस तरह से ना लिख करके बच्चों, इसके पहले जो बताएं उस तरीके से लिखेंगे। तो ये है CHO। ठीक, यहां पर CHOH ये 4 हो जाएगा और CH2OH। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए है ये ग्लूकोज ही, यही है C6H12O6 ही है, हम बार बार बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं एकदम स्टार्टिंग में ही। अब इसको कह रहा है कि बच्चों कि ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक, ऑक्सीकरण में क्या है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया है होनी है, तो इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, ठीक किसकी उपस्थिति में, तो भाई ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, Br2, ब्रोमीन जल।
तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक में होता क्या है, क्योंकि एक O है तो एक O यहां पर जाकर के जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बच्चों COOH हो जाता है, और यहां पर CHOH रहेगा आपका, ठीक, और ये CH2OH, यही मतलब बन जाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, तो भाई हमने नाम क्या बताया, तो इसका जो नाम है वो है ग्लूकोनिक, नीचे जगह है नहीं, ऊपर देख लीजिए, ग्लूकोनिक अम्ल है। अब अम्ल है, ठीक, अम्ल क्यों है, क्योंकि यहां COOH आप देख रहे हैं, ठीक, इसलिए क्योंकि COOH होता है तो ओइक पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वही चीज है। जब हम ग्लूकोज की क्रिया बच्चों, ये क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की क्रिया ये ऑक्सीजन से कराएंगे, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों किसके, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। फार्मूला सेम है रसगुल्लों, केवल एक O यहां पर देखिए बढ़ गया है बस, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी दूसरा रासायनिक गुण। तो दूसरा हमारा जो रासायनिक गुण है वो है अपचयन। ठीक, अपचयन में कई होता है, तो भाई यहां सबसे पहला है, यानी अपचयन में हम निकिल की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, ध्यान देना। तो निकिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब अपचयन कराते हैं तो सार्बिटाल बनता है। ठीक, सार्बिटाल बनता है। ठीक, अब देखिएगा ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे तो सार्बिटाल बन रहा है, तो रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम भाई ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे। तो ग्लूकोज का क्या होता है CHO, अब उसके बाद CHOH, एकदम रट लीजिए, ये वाला बार बार बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, एकदम रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो भाई धोखा हो जाएगा आपके साथ। CH2OH, ठीक, ये हो गया। अब इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, कह रहा अपचयन, और अपचयन में होता क्या है बच्चों, अपचयन में भाई हाइड्रोजन ही जुड़ता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जब हम अपचयन करा रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बच्चों, तो भाई इसका हो रहा है अपचयन। तो अपचयन हो रहा है बच्चों, तो अपचयन जब होगा क्या बनता है, तो भाई बन रहा है आपका सार्बिटाल। सार्बिटाल में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला में CH2OH, अब उसके बाद CHOH, अब उस यहां से हो जाएगा CH2OH। देखिए अब हुआ क्या, यहां पे क्या था बच्चों, CHO, भाई ये ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में CHO ऊपर होता है, एल्डिहाइड जुड़ा होता है, बाकी दोनों में अल्कोहल हो। तो यहां पर है क्या भाई, यहां पर देखिए हमने CH2OH कर दिया, तो यहां से जो 2H था वो जुड़ गया, एक तो यहां H2 हो गया और पीछे भी O लग गया है। ठीक, इसमें तीनों में अब देखिए तो यहां पर OH 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 ग्रुप हो गए, तो ये कहलाएगा, इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सार्बिटाल। ठीक, क्या बोलते हैं, सार्बिटाल। तो ये सार्बिटाल का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, और ये है तो भाई इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो ये ग्लूकोज, ठीक, जब ग्लूकोज का भाई Ni की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन होता है, तो सार्बिटाल प्राप्त होता है। देखिए जो कुछ भी है यही हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गए हैं बस। ठीक, ये हो गया, ठीक, अपचयन। चलिए अब देखते हैं एक और है किण्वन। ठीक है, तीसरा है बच्चों किण्वन। 3 हमने यहां लिख लिया है क्योंकि ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि भाई मतलब ग्लूकोज का अपचयन कराने पर, सॉरी, किण्वन कराने पर क्या होता है। ठीक, किण्वन का मतलब क्या है, किण्वन का मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब जब किण्वन होता है तो भाई वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वही सारी क्रियाएं संचालित कराते हैं, तो वो किण्वन होता है। तो ग्लूकोज का किण्वन कराने पर एथिल अल्कोहल तथा CO2 गैस बनती है। तो चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं बच्चों। तो ग्लूकोज का किण्वन करा रहे हैं, तो C6, इसको अब की बार ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से बनाने की जरूरत है ही नहीं, C6H12O6।
ठीक, इसका क्या कर रहे हैं, तो भाई हम कर रहे हैं किण्वन, यानी इसकी किण्वन की उपस्थिति में, ठीक, किण्वन में होता क्या है, हमने बताया सारी क्रियाएं सूक्ष्म जीव द्वारा होती हैं। तो जब किण्वन कराया जा रहा है बच्चों तो क्या बनेगा, तो भाई बोल रहा है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल और साथ में CO2 यानी जल बनेगा, सॉरी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। लेकिन देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं भाई, दोनों बराबर है कि नहीं। 6 यहां पर भाई कार्बन 6 है, यहां पर तो 2 1 3 है, अगर 2 लगा देंगे, 1 मिनट, 2 दूना 4 तब भी नहीं काम बना, यहां 2 लगा दीजिए, 4 2 6 अब बराबर हो गए, 5 दूनी 10, 10 2 12, हाइड्रोजन सब बराबर है, तो एथिल अल्कोहल बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कि जब ग्लूकोज का किण्वन हो रहा है भाई, तो भाई इसका किण्वन कराने पर, किण्वन में हमने बताया ना कि यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक, ये जो ग्लूकोज है वो अपघटित होकर के किसमें, एक तो अल्कोहल बना देता है, ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्योंकि जो शराब होती है ना, कैसे बनाते हैं, किण्वन विधि द्वारा भी शराब का निर्माण किया जाता है। करते क्या, फलों के रस को, ठीक, एकत्रित कर लिया जाता है, उसके बाद उसको रसों का मतलब रस निकाल कर रख दीजिए, कुछ दिन बाद अपने आप उसमें क्या है, फर्मेंटेशन हो जाएगा, यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न हो जाएंगे और वही क्या करेंगे भाई, शराब का निर्माण करते हैं। जैसे ऐसे ही तो सिरका भी बनता है बच्चों, कोई भी फल का रस है वो सड़ जाएगा, सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न होंगे तभी जाकर सिरका बनता है। सेम उसी तरह का लॉजिक यहाँ पे होता है, तो इस तरह मतलब इस तरीके से भी शराब बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग मत बनाने लगने, है ना, आप बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो जाकर प्रैक्टिस करो। चलिए तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, हो गया। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है टालिन अभिकर्मक क्या है, और इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रख लिया, नहीं तो भाई यहां पर मोड नहीं था इस क्वेश्चन को रखने का। ठीक, हमने बताया ना इंपॉर्टेंट है इसलिए रख लिया। अब टालिन अभिकर्मक होता क्या है, तो इसको तो हम ऑलरेडी हमने बताया ना, जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसमें देख रखा है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको देखना है कि ग्लूकोज के साथ इसकी क्रिया क्या होती है। ठीक, तो बच्चों देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NH4OH के मिश्रण को ही टालिन अभिकर्मक कहते हैं। यानी क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी इनका जो भाई इनके मिश्रण से बनता है AG2O बनता है, ये चीज बन जाता है और इसी का नाम होता है टालिन अभिकर्मक। इसी का नाम बच्चों टालिन अभिकर्मक होता है। तो अब यहां पर यह चीज देखना है कि भाई टालिन अभिकर्मक की क्रिया जब हम ग्लूकोज से कराते हैं तो बनता क्या है। तो इसको तो ऑलरेडी भी इसके पहले ही देखा बच्चों कि जब क्या करते हैं हम टालिन अभिकर्मक की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक, लेकिन वहां पर ऑक्सीकरण था तो यहां पर थोड़ा रिएक्शन अलग रहेगा, बस थोड़ा सा, तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा रजत दर्पण बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो भाई किस तरह से बनाएंगे। चलिए तो भाई ये तो समझ में आ गया कि टालिन अभिकर्मक क्या है, प्रमुख जो है बच्चों वो है रिएक्शन। तो कह रहा है कि टालिन अभिकर्मक, तो हम ले लेते हैं ग्लूकोज, तो भाई CHO, ठीक, और CHOH और यहां पर हो गया CH2OH। अब टालिन अभिकर्मक यानी Ag2O, इसी को बोलते हैं टालिन अभिकर्मक। अब जब टालिन अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी टालिन अभिकर्मक से जब इसकी हम क्रिया कराते हैं बच्चों, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिएगा ये वाला O उठकर यहां पर चला गया क्योंकि इसके पहले भी देख चुके हैं, तो यहां पर COOH हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा CHOH हो जाएगा और यहां पर CH2OH ये हो जाएगा। अब बचेगा क्या भाई, यहां पर O उठ गए, यहां पर लग गया, तो यहां पर Ag2 बचा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2Ag हो जाएगा। भाई इसका नाम क्या है, तो ग्लूकोनिक अम्ल।
ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया ये, ठीक, ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। और ये क्या है, इसको बोलते हैं रजत, रजत दर्पण, ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों रजत दर्पण। और बाकी तो भाई ये क्या है, टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक, ठीक, टालेन अभिकर्मक है। और ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज। तो बच्चों ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, हमने बताया ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको एक बार कंसंट्रेट करके एक बार अच्छे से माइंड बच्चों इसमें पूरा का पूरा लगा करके देख लीजिए, दोबारा देखने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखना है आपको, ठीक, प्रोटीन होता क्या है और इसके प्रमुख कार्य। देखिए प्रोटीन क्या है, हमको पता है भाई हम जो चीज खा रहे हैं, ठीक, ज्यादातर बोलते हैं ना कि ऐसी चीज खाओ जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन करता क्या है, ठीक, तो हमारे मसल को गेन करता है, ठीक, मसल गेन करता है ना, यानी भुजाएं मजबूत हो जाती, बाहुबली जैसे, है ना। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन बच्चों उच्च अणुभार वाले, ठीक, प्रोटीन क्या होते हैं कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो ये एमिनो अम्ल, मतलब जो एमिनो अम्ल होता है, ठीक, ये प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। और प्रोटीन पाया कहां जाता है, तो वनस्पतियों और जंतुओं में, दोनों में ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जंतुओं में कहां कहां पाया जाता है, तो भाई जंतुओं में हम दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये सबके सब जंतुओं में। तो बच्चों जो भी हम दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। और बात करें बच्चों तो ये तो सब जंतु प्रोटीन में होते हैं, ठीक। तथा अगर हम वनस्पति प्रोटीन की बात करें तो इसमें होता क्या है, दाल है, अनाज है, मटर है, फली है, मूंगफली है और सोयाबीन। ये क्या है, वनस्पति के अंतर्गत कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें क्या है मतलब प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। समझ में आया, ठीक, बहुत ज्यादा आपको नहीं इसमें इधर उधर उलझना नहीं है, बस प्रोटीन इतना याद रखिए, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। और इसमें हम बात करें तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है और ये वनस्पति और जंतुओं दोनों में पाया जाते हैं। तो भाई जंतु में कहां कहां पाया जाता है वो चीज हमने देख रखा, और साथ ही ये नेचर यानी वनस्पतियों में भी हम किस में पाया जाता है वो चीज देख लिया। अब प्रोटीन के कार्य बात करें तो बच्चों सबसे पहला मांस मतलब ये पेशियों का निर्माण करता है, ठीक, क्योंकि जो जिम वगैरह करते हैं, है ना, जो ऐसे डिब्बा डिब्बा खा करके डिब्बे जैसी बॉडी हो जाती है, तो भाई वो सब क्या लेते हैं, प्रोटीन का ही तो कमाल है, वो प्रोटीन के पाउडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, उनके मसल्स को गेन करता है ना। जरूरी नहीं कि बस आप डब्बा वाला पाउडर खाओगे तभी बॉडी बनेगी, नहीं, आप देसी खाना खाकर, दूध, दही, घी इधर उधर खा करके आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो, ठीक। वो तो भाई उनको क्या होता है, तो उनको तो भाई प्रदर्शनी में जाना है, मेडल जीतना है, क्या करना है, अपनी बॉडी अच्छे से एक प्रकार से उनका तो दुनिया में नाम कमाना है, तब जाकर के भाई वो प्रोटीन का डोज लेते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये करता क्या है, पेशियों का निर्माण, ठीक, जो मसल्स वगैरह होते हैं भाई उनका निर्माण करता है, उनमें ग्रोथ करता है। दूसरा शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है बच्चों। तीसरी बात करें तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार करता है, यानी शरीर के अंदर जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, ठीक, उनको नष्ट करके नया जनरेट करता है। अगला है कि एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करने वाला कौन होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि रक्त व शरीर के अन्य द्रव के जो पीएच वैल्यू है उनका नियंत्रण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। अगला बच्चों की ये एंटीबॉडी के रूप में भी सहायक होता है, ठीक, एंटीबॉडी ये हमें क्या करता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र भी प्रदान करता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। चलिए तो समझ में आया कि प्रोटीन क्या है और इसके कार्य। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बच्चों कुछ इसमें हटे थे और अब की बार फिर से जोड़ दिया है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी भाई अगर 4 से 5 चैप्टर हटा दे तो 1-2 चैप्टर जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हार्मोन क्या है और किन्हीं 2 हार्मोन के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख करना है। हार्मोन्स होते क्या हैं? देखिए बच्चों, हम हमेशा कोई चीज कहते हैं ना भाई, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब केमिकल लोचे की वजह से, है ना। किसी को देख करके अंदर जो आपके फीलिंग आती है, ठीक है ना, आपके अंदर कोई भी फीलिंग उमड़ती है, आपको गुस्सा आता है, ठीक, किसी पर प्यार आता है, किसी से भाई नफरत हो जाती है, तो ये सब के सब कहां से भाई संचालित होते हैं, ये कहां से एक्टिविटीज होती हैं, कहां से क्रियाकलाप, कहां से आप खुशी हो जाते हैं, कहां से ये गम हो जाता है, तो ये सब क्या है, ठीक, कहते ना ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है, तो खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो किसी ने जो कहा है खूब ही कहा है। तो भाई ये जो दुख, दर्द, गम, तन्हाई, पीड़ा वाली बात आती है तो किसकी वजह से? केमिकल लोचा, है ना, जिसको भाई प्यार कहते हैं। दुनिया में प्यार नाम की चीज नहीं है ना। जो प्यार तो वो है जो हम आपसे कर रहे हैं और आप हमसे करते हैं। भाई बहन में जो प्यार है वो प्यार है, माता पिता से आपका जो प्यार है वो प्यार है ना। किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए वो प्यार नहीं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, इस बात का भाई ध्यान रखना। तो यहां पर ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप होते हैं केमिकल लोचा के वजह से। अब केमिकल लोचा कहां होता है? हमारी खोपड़िया में होता है, यानी हमारे दिमाग में होता है। हमारे दिमाग में जो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, यानी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो इन सब क्रियाओं का संचालन करते हैं, और उन्हीं रासायनिक पदार्थों को अपन नाम दे दिए हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हमने बताया ना कि आपके अंदर कोई भी एक्टिविटीज हो, कोई भी आपके अंदर फीलिंग जाग रही है तो किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से बच्चों। तो हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स शरीर की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करते हैं, और ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं। यानी जहां पर ये बना ब्लड के माध्यम से ये फैलेगा, मतलब ये जहां पर जरूरत है वहां तक ये रक्त के ही माध्यम से जाएगा और अपना काम कर देगा। फिर अपना काम जब ये कर देता है तो भाई ये क्या करता है? एक बार अपना काम संपन्न कर ले तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कोई आदमी गुस्सा हो जाता तो भाई जीवन भर गुस्सा ही रहता, ठीक, किसी को गम हो जाता तो वो जिंदगी भर गम में ही रहता। तो ये तुरंत ही स्टार्ट, मतलब तुरंत ही एक्टिव होते हैं और तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में होता ना हाइपोथैलेमस, ठीक, किसी पर प्यार आता है तो 10 दिन तक प्यार नहीं रहता है ना, तुरंत आया, ठीक है, चलिए हो गया तो ठीक है ना, नहीं तो भूल जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। किसी के ऊपर गुस्सा आ जाएगा तो भाई हो सकता है 1 घंटे रहोगे गुस्सा, 2 घंटे, 3 घंटे, सारा दिन, या तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10-20 साल गुस्सा तो रहोगे नहीं। तो ये चीज होता है, बस एक बार काम खत्म हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये होते हैं बच्चों हार्मोन्स, याद रखना। तो ये सब हार्मोन्स का कमाल होता है, ठीक, जिसको हम प्यार व्यार नाम देते हैं, सब फालतू की चीजें, इसमें बिल्कुल मत पड़िएगा। अब देखिए बोल रहा है कि भाई 2 हार्मोन्स के नाम तथा कार्य लिखिए, तो हम 2 के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि की में से निकलता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसको जीएच भी कहते हैं, ठीक, जिसको जीएच ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। तो भाई एक तो जीएच हो गया, ठीक, ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है बच्चों? तो ग्रोथ हार्मोन्स ये शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है, शरीर की भाई वृद्धि व विकास में सहायक होता है, वृद्धि व विकास में सहायक होता है, ठीक। तो ये हो गया पहला। अगर हम बात करें बच्चों तो ये चीज हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक। दूसरा जो हो, अगर हार्मोन्स की बात करें तो एक होता है इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स। अब देखिए इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है, ये भाई इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कहां पे होता है? तो ये
पैनक्रियाज अग्नाशय में, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं, उसमें लैंगर मतलब हैंगरलेंस की दूपिकाएं होती हैं, वहां से इंसुलिन का अल्प स्राव होता है। इंसुलिन करता क्या है बच्चों, हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में के ब्लड में जो भी ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करना इसका काम है। अगर ये कम मात्रा में निकलता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक बीमारी हो जाती है और उसका नाम है क्या है, उसको कहते हैं भाई शुगर, मधुमेह या डायबिटीज। ठीक, तो ये जो इंसुलिन है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है, ग्लूकोज की मात्रा, ठीक, मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद अगर हम तीसरा देखें बच्चों तो तीसरा क्या होता है, तो तीसरा एक और देख लेते हैं भाई, दो के बारे में कहा लेकिन एक और मान लेते हैं, दिमाग से आपके निकल गया। ठीक, तो ले लेते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, तो हमारे बॉडी में ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। ठीक, स्त्रियों में ये प्रसव मतलब प्रसव के दौरान ये क्या करता है, मांसपेशियों में संकुचन, ठीक, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, मांसपेशियों में संकुचन। प्रसव का मतलब डिलीवरी के टाइम। ठीक, जब कोई महिला, ठीक, या जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा को कम करता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन, उसको भी आप लिख सकते हैं कि प्रसव पीड़ा को कम करता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक, वो क्या होता है, वो प्रसव के, या फिर यहां पे ध्यान देना, हाँ, प्रसव के दौरान मांसपेशियों में यानी जो वजाइना होती है, ठीक है ना, उसके अंदर की, ठीक, स्ट्रक्चर या फिर यूट्रस की स्ट्रक्चर में संकुचन पैदा करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? तो ये हो जाता है बच्चों हार्मोन्स, और हार्मोन्स के नाम हुआ इनके काम। ठीक, तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक मिनट, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विटामिन क्या है। ठीक, विटामिन किसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं था, हाँ शायद में भी, हाँ शायद नहीं था, अब की बार फिर से आ गया है कि विटामिन किसे कहते हैं। ठीक, तो भाई विटामिन क्या होते हैं, देखिए विटामिन की बात करें तो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो शरीर की वृद्धि, पोषण व जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। क्योंकि बच्चों विटामिन की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, और कुछ तो विटामिन ऐसे हैं कि भाई हमें भोजन में नहीं बल्कि हमको अलग से खाना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है, और इनको हमें भोजन से, अदर चीज तो हमारे बॉडी के अंदर ही मतलब उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो विटामिन है ना ये शरीर के अंदर से नहीं, ये आपके भोजन से ही आपको मिलता है। ठीक, विटामिन। अब विटामिन की बात करें, आपने गाना सुना होगा, क्योंकि भोजपुरी वाले ऐसा कहीं स्थान नहीं है कोई जहां ना पहुंचे, है ना, कि दोबर पाकर पिया में विटामिन की कमी है, पता नहीं कौन कौन सा गाना गा देते हैं। तो यहाँ विटामिन की भी कमी हो जाएगी तो बहुत सारी मतलब रोग हो जाएंगे। अब दोबर पातर है तो इसका मतलब उनको भी ना कोई रोग है। कौन सा रोग है, सूखा रोग है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूखा रोग है, तो भाई उनको भी विटामिन चाहिए। कौन सी, विटामिन डी चाहिए। तो गाना थोड़ा लॉजिक से भी गाया गया है, गलत भी नहीं है, तो ध्यान देना बच्चों। ये होता है विटामिन। अब विटामिन भाई कह रहा है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, और विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाला रोग भी आपको बताना है, सब चीज देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक, विटामिन के प्रकार एक ट्रिक के माध्यम से आज समझाएंगे, याद रखना बच्चों, ऐसी ट्रिक बताएंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक, ये विटामिन के प्रकार, विटामिन के सभी विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाला रोग, सब का सब ट्रिक से बताएंगे आज। और ट्रिक ऐसी भाई लाजवाब ट्रिक होगी कि बस एक बार में पूरा का पूरा फिनिश, एक दोबारा देखना ही नहीं है। तो विटामिन के प्रकार में बच्चों, तो विटामिन कितने प्रकार का होता है भाई, विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन कौन, 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार की विटामिन कौन है, एक है जल में घुलनशील,
जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। विटामिन दो प्रकार की, कौन सी बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में याद रखना विटामिन बी और सी। तो इसमें क्या है, विटामिन बी और सी, विटामिन, ठीक, बी और विटामिन सी, विटामिन सी। ना याद हो ऐसे याद, बी सी का मतलब भैंस, बी से भय हो गया, सी से मतलब सा, तो गई भैंस पानी में, याद रखना। पानी वाली विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी, गई भैंस पानी में, तो याद रखना विटामिन बी क्या, बी सी क्या है, जल में घुलनशील। अब उसके बाद, अब ये मत, कोई ट्रिक नहीं है, अभी ट्रिक बता रहे हैं, आप परेशान मत होइए। अब वसा में भाई इसके अलावा जो विटामिन है सारी की सारी, ये वसा में घुलनशील कौन सी, विटामिन भाई ए हो गया, ठीक, ए, अब तो बी तो हो गया, बी सी तो उधर ही हो गया, ए डी ई और उसके बाद के, तो ये विटामिन ए डी ई के ये सबके सब वसा में घुलनशील हैं, ठीक। तो विटामिन दो प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। तो ये जो जल या पानी में घुलनशील कौन है, बी सी, गई भैंस पानी में, ठीक। और विटामिन अगर हम बात करें वसा में घुलनशील, तो इसके अलावा जो बचे हैं यानी विटामिन ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील है। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक। चलिए, हो गया, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, आप लोग बोलते हैं, ठीक, कि मौका दिया जाए सर, तो बिल्कुल देंगे रसगुल्लो। चलिए, अब है कि भाई विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से रोग। तो भाई हम क्या है, ग्राफ बनाते हैं एक, हम क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक। विटामिन, यहां पर हो गया भाई विटामिन, ठीक, और दूसरा एक तरफ लिख लेते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, स्रोत वगैरह तो भाई बता देंगे, वैसे को नहीं देखना। और उसके बाद यहां कमी से रोग, कमी से रोग, याद रखना। ये ग्राफ है बच्चों। अब देखिएगा, इस ग्राफ में याद रखना भाई हम क्या करेंगे, सब विटामिन के भाई नाम लिखेंगे, ठीक। मतलब इस ग्राफ के माध्यम से हम सबके नाम कमी, मतलब रासायनिक नाम कमी से रोग, ठीक। तो यहां पर भाई पहली विटामिन देखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी ए बी सी डी ई और के। नीचे ट्रिक के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, समझिएगा। तो भाई सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक। तो विटामिन ए हो गया, दूसरा है विटामिन बी, विटामिन बी, ठीक। तीसरा है विटामिन सी, विटामिन सी। चौथा है विटामिन डी, डी। और उसके बाद पांचवा है विटामिन ई। हालांकि बच्चों बी में B1, यहां पे B2, बी ऐसे चलता है, B1 B2 B3 B4 6 तक ऐसे आगे, तो उसको नहीं समझना, केवल विटामिन बी के बारे में जानिए बस। और एक है विटामिन के। अब तो ये विटामिन के नाम हो गए है ना, विटामिन ए बी सी डी ई के। अब देखिएगा बच्चों, सभी विटामिन के रासायनिक नाम की जो ट्रिक है बहुत ही लाजवाब है, ठीक। सबसे पहले हम इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक। इसका जो दूसरा है बच्चों वो है थायमीन, इसका सी का है एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक, यह एस्कार्बिक एसिड। और इसका है कैल्सीफेराल, ठीक, कैल्सीफेराल। अभी ट्रिक बता रहे हैं, याद हो जाएगा, कैल्सीफेराल। और इसका है
टोकोफेराल, टोकोफेराल, और एक है फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। ठीक, या ऐसे लिखेंगे क्विनोन, फिलिक्विनोन, या कहीं कहीं फाइलिक्विनोन लिखा रहता है, उस पर मत जाइएगा। ठीक है, ये सबके सब बच्चों क्या हैं? ठीक, इनके हम बात करें तो ये इनके रासायनिक नाम हैं। ठीक, इन सबके बच्चों क्या हैं? रासायनिक नाम है, इन सबके रासायनिक नाम है। अब हम बात करें इनकी कमी से जो रोग होता है, तो भाई रोग कौन कौन सा है? तो पहला तो है, अगर हम बात करें तो पहला है रतौंधी, रतौंधी। ठीक, ये भी आएगा बच्चों, लॉन्ग में ही आएगा, याद रखना, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, पूरा डिटेल्स में अगर बताना होगा। ठीक, नहीं तो छोटे में तो एक जरूर दिखेगा, रतौंधी। अब उसके बाद यहां पे दूसरा है विटामिन बी की कमी से भाई बेरी बेरी होता है। ठीक, बेरी बेरी, ठीक, बेरी बेरी होता है। उसके बाद अब यहां से तीसरा है स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक, अब उसके बाद एक और होता है, रुक जाइए, हाँ रिकेट्स, रिकेट्स है, रिकेट्स। ठीक, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, सूखा रोग, अभी इसके पहले गाने में बताया था, सूखा रोग। ठीक, अब उसके बाद एक और है बांझपन। ठीक, इसको बोलते हैं बांझपन, या फिर कह ले डायरेक्टली नपुंसक, नपुंसकता जो होती है। ठीक, अब उसके बाद इसमें होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना का मतलब हो गया बच्चों, ये हो जाता है कौन सा रोग? तो ये हो जाता है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, ब्लीडर रोग। ठीक, तो ये हो जाता है आपके, मतलब इनकी ये कमी से होने वाले बच्चों रोग हैं। ठीक, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर प्रमुख इसमें आप देखिए, स्रोत की बात करें, विटामिन ए में सबसे प्रमुख होता है गाजर। ठीक, बाकी सब्जी साग सब्जियां, विटामिन बी में भी हरी साग सब्जियां जो होती है, सी में नींबू होता है, ठीक है ना, आंवला वगैरह हो गया। विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश प्रमुख है, बाकी मांस मछलियों में भी, अंडे में पाया जाता है। विटामिन ई में भी आपके ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, काजू बादाम मुनक्का छुहारा ये सब आते हैं। विटामिन के में भी क्या होता है, इसमें भी हम बात करें तो जो साग सब्जियां होती है हरे। ठीक, अब याद रखना बच्चों, ये चीज होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कारबिक एसिड, डी का कैल्सीफेराल, विटामिन ई का टोकोफेराल, और उसके बाद फिलिक्विनोन। और कमी से रोग तो भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बांझपन, और उसके बाद जो के से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना, बोले तो हीमोफीलिया। अब देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, तो चलिए ट्रिक देखते हैं बच्चों। ठीक, क्योंकि ट्रिक बेहद जरूरी है। मान लेते हैं अगर ये चीज ना याद रहे तो ट्रिक याद रखना बेहद जरूरी है। देखिए ट्रिक एक शानदार ट्रिक है। सबसे पहले बच्चों ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक, ये जो ट्रिक है ये है रासायनिक नामों के संबंधित। कौन सी ट्रिक है, तो भाई रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, याद रखना, रथ एक टॉफी। ठीक, रथ एक टॉफी, ये ट्रिक याद रखना। रा से रेटिनॉल, था से बच्चों थायमीन, तो भाई रथ हो गया। ए से स्कारबिक एसिड, ठीक, अब का से हो गया कैल्सीफेराल, ठीक, और उसके बाद टा से हो गया, मतलब टो से हो गया टोकोफेराल, फी से हो गया फिलिक्विनोन। तो हो गया बच्चों रथ एक टॉफी। याद रखना, क्रम याद रखना, बस ए बी सी डी ई के याद रखना, रथ एक टॉफी। तो ये हो गई ट्रिक आपकी भाई रासायनिक नाम से संबंधित, क्योंकि रासायनिक नाम बच्चों एक आपका बहुविकल्पी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, दिमाग में लगाना, रथ एक टॉफी, ऊपर से याद रखना, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से स्कारबिक एसिड, ठीक, का से कैल्सीफेराल, टो से टोकोफेराल, या फी से फिलिक्विनोन, ऐसे अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अब इसमें भाई ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक है भाई, ये तो हमने बताया किसकी ट्रिक है,
तो ये ट्रिक थी रासायनिक नाम से, ठीक, रासायनिक नाम से संबंधित ट्रिक। अब जो दूसरी ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, दूसरी जो ट्रिक है वो क्या है, तो दूसरी ट्रिक है आपकी मतलब ये कमी से होने वाले रोग। तो इसमें याद रखना कि भाई रवि सर, ठीक, रवि, हालांकि ये रवि ऐसे होता है मात्रा, ट्रिक के लिए हम बता रहे हैं कि रवि सर वहां थक गए। तो इसमें थोड़ा ट्रिक एकदम से वैसे नहीं मैच करेगा जैसे पहला है, लेकिन एक ट्रिक की तरह है बच्चों। तो ये रोग से संबंधित है। अब इसमें देखिए कैसे थोड़ा याद रखिए बच्चों, कैसे इसमें होगा। कह रहा है कि रवि सर, भाई रा से रेटिनाल हो गया, समझिए मतलब रतौंधी हो गया। बी से समझिए बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, ठीक, सर रा है, ठीक, यहां पर रा है बच्चों, एक मिनट, तो रा से समझ लेना क्या है, तो रा से रिकेट्स, वहां का मतलब बांझपन। अब थक गए तो मतलब थक्का ना बनना, ठीक, थक गए से मतलब कुछ नहीं, गए तो वैसे है, ठीक, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो रवि सर वहां थक गए, तो रा से रतौधी, बा से याद रखना बेरी बेरी, सा से मतलब स्कर्वी, रा से रिकेट्स, वहां यानी बांझपन याद रखना, थक यानी थक्का ना बनना। तो रवि सर वहां थक गए। तो ये जबरदस्त ट्रिक है बच्चों, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग से रिलेटेड। ऐसी मजेदार ट्रिक अगर आप एक बार गुनगुना लोगे, आप गाने की तरह से भी अपने दिमाग में एक बार ऐसे गुनगुना लिए रसगुल्लों, एकदम क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो जल्दी से इसको बच्चों छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया है ना मजेदार, मजा आया? चलिए मजा आ रहा हो बच्चों, जम के लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक, कि भाई न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। न्यूक्लिक अम्ल है क्या, याद रखना बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। ठीक, देखिए न्यूक्लिक अम्ल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम न्यूक्लिक ना न्यूक्लिन रखा गया। फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, इसकी खोज किया था और सबसे पहले इसको नाम दिया था न्यूक्लिन, और केंद्रक के अंदर इसको देखा था। तो हमें हिस्ट्री से नहीं मतलब है, केवल इतना जानना है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वो तो हम बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ठीक, कि भाई सर्वप्रथम इसको न्यूक्लिन नाम दिया गया था, केंद्रक से इसको खोजा गया था। खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने। तो यहां पर हम जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल कहते किसे हैं, बस इतना। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल अत्यधिक उच्च अणुभार वाले क्या है, वृहद यानी बड़े अणु होते हैं, और यह आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही कोशिकाओं का ढांचा भी क्या करता है, ये तैयार करता है। ठीक है, कौन? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के हम प्रकार में बात करें बच्चों, तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो भाई ये प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक, ये बच्चों 2 प्रकार का होता है। कौन? तो भाई पहला है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। दूसरा है आरएनए। ठीक, भाई बायोलॉजी वालों को तो एकदम क्लियर होगा। तो डीएनए का मतलब क्या है बच्चों? डीएनए होता क्या है, ये प्रमुख मतलब अधिकांश जीवों में पाया जाने वाला ये प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। नाम अगर हम इसका फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है, डीऑक्सी, हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा डीएनए। और भी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाता है आपका, ठीक, आरएनए का फार्मूला, मतलब आरएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म है, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। अब डीएनए क्या है, तो हमने बताया ना कि ये क्या एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे आगे, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए बच्चों इसमें एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत पूछा जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में तो ये आता ही आता है, और भी आपका ये 2023 में भी बच्चों पूछा गया था। ठीक है,
आपके केमिस्ट्री के अंदर भी हमने बताया ना कि ये बायोलॉजी से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि नाम ही है जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल। ठीक, पूरा का पूरा यानी जैव अणु यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, कैसे क्या होता है जीवों में, तो वही चीज है। तो वाटसन और क्रिक द्वारा ठीक प्रस्तुत किए गए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन करना है। ये 5 नंबर में, नहीं तो ये 3 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में तो बहुत कम, लेकिन 3 नंबर में ज्यादा पूछता है इसको। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ये 2 वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों डीएनए की ये 2 कुंडली संरचना जो दिख रही है ना, जो इस तरह से ठीक 2 धागा 2 हेलिक्स है, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए या बताने के लिए वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया, और इसके लिए इन्हें बच्चों सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, यानी सन 1953 ईस्वी में ये डीएनए की द्विकुंडलित, इन्होंने बताया कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो द्विकुंडलित होती है। ठीक, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में इन्होंने ये बताया कि डीएनए अणु, ठीक, जो डीएनए अणु होता है 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम बात करें सबसे पहला होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा फास्फेट ग्रुप, तीसरा नाइट्रोजन क्षार। ये इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं पूरा डिटेल्स में। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। देखिए अब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर समझेंगे यहां पर। ठीक, यहां पर संरचना समझते हैं। देखिए इसमें जो है कि पहला इन्होंने ये बताया वाटसन और क्रिक ने कि ये जो डीएनए की संरचना है, इन्होंने ये बताया कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ठीक का बना होता है, और जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इन्होंने ये बताया कि देखिए ये 2 धागे बन रहे हैं, और 2 धागों के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इन्होंने बताया, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान है रसगुल्लों। ये बताया कि भाई डीएनए की जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं आप, 2 धागे हैं, है ना। एक धागा भाई यहां से ऐसे आया है, आप देख रहे हैं बच्चों, एक धागा यूं ऐसे आया है, और जो दूसरा वाला धागा है वो भाई इस तरह से आया है। तो इन्होंने बताया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और इनके बीच का व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और दूसरी बात ये बताया कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप तथा शर्करा समूह क्या होते हैं, एकांतर क्रम में बच्चों जुड़े होते हैं। यानी इन्होंने ये बताया ये जो स्ट्रक्चर है इसी में P+S ऐसे P+S ऐसे करके, मतलब ये पूरा का पूरा भाई P+S यानी इसी धागे में, ठीक, P+S ऐसे धागे में फास्फेट और शर्करा ग्रुप, मतलब ये जो धागा होता है बच्चों इस तरह से। ठीक, इन्होंने ये बताया ये जो दोनों धागे हैं तो इसी में P+S ऐसे P+S ऐसे एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन से दूसरी तरफ के और 3' कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब अगर ये मान लेते हैं कि भाई ये वाला जो सिरा है यहाँ क्या है, ये वाला सिरा 5' है, तो इधर आपका आकर के ये इधर 3' हो गया, और ये भाई अगर 3' है तो इधर आकर के ये वाला जो धागा है 5', इस तरह। ठीक, तीसरी बात ये बताया बच्चों कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा होता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध से। मान लेते हैं बच्चों ये बीच में आपको जो दिख रहा है, ठीक, ये बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो आपको ये थोड़ा यहां समझिएगा, इसमें जो दिख रहा है बच्चों ये आपके जो धागे दिख रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 आपके यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, यहां से 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं। ये इसमें होता क्या है, तो दोनों तरफ यानी एक तरफ जैसे एडेनिन है तो इधर मान लेते हैं थायमीन है, तो ये द्विबंध के साथ जुड़ेगा। दूसरा ग्वानिन है, इधर साइटोसिन, तो ये 3 बंध के साथ जुड़ेगा। फिर एक तरफ थायमीन है, ठीक, और इधर मान लेते हैं एडेनिन है तो द्विबंध से, फिर इधर थायमीन है और इधर 3 बंध है, इधर ग्वानिन। तो ये इन्होंने बताया कि इसके बीच यानी नाइट्रोजन ये क्षार होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ द्विबंध से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ
त्रिबंध से। ध्यान देना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्षार कौन होते हैं? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। जबकि आरएनए में बच्चों थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक, बाकी पूरा सब वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, और आरएनए में जहां पर थाइमिन होता है वहीं यूरेसिल हो जाता है। ठीक, यूरेसिल, ये चीज। अगला चीज बताया कि डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। 10 गिन लीजिए, ठीक है। जैसे प्रत्येक में 4 होता है, एक में इसमें छिपा हुआ है, तो मान लेते हैं यहां से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां से यहां तक जैसे हम आ गए 10, तो इस 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना ये चीज, ठीक है, याद रखना। तो ये होता है बच्चों पूरा का पूरा डीएनए की द्विकुंडलित स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या होता है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई। ठीक, तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका अंतर समझ लेते हैं बच्चों। हमने भले ही पहले देखा है, लेकिन आज इसको बताना बेहद जरूरी है। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है, तो इसमें डीएनए आरएनए में कुछ प्रमुख अंतर है, उनको देख लेते हैं। ठीक, डीएनए में बच्चों होता क्या है? ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक, यानी डीएनए क्या होता है? लाखों न्यूक्लियोटाइड का। ये क्या होता है भाई? हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, लाखों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक, ये क्या होता है कि बच्चों लाखों मतलब हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चों, तो जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और बाकी बात करें बच्चों आरएनए में, तो इसमें भाई क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है। ठीक, बायोलॉजी वालों को भाई पता होगा अच्छे से, राइबोज शर्करा पाई जाती है बच्चों, राइबोज शर्करा। ठीक है, ये चीज। तीसरी बात करें बच्चों, तो भाई जो डीएनए होता है, डीएनए इसमें थायमीन क्षार होता है, बाकी क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, तो थायमीन क्षार होता है। ठीक, थायमीन क्षार। इसमें क्या होता है? तो भाई इसमें हमने बताया था यूरेसिल क्षार, यूरेसिल क्षार होता है। ठीक, ये चीज। इसके अतिरिक्त बात करें बच्चों, तो भाई जो डीएनए होता है इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित। तो द्विकुंडलित संरचना इसकी होती है। लेकिन बच्चों अगर हम आरएनए की बात करें तो ये एकल कुंडलित होती है। ठीक, ये क्या है? एकल सूत्री होती है, एकल सूत्री होती है। तो ये आपके मतलब कुछ 4 याद रखना, बाकी बहुत हैं कि भाई ये क्या है? अधिकांश जीवों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये क्या है? मतलब कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आपके बहुत है, बस इतना याद रखना, 3 याद रहे बहुत है, तो हमने 4 लिखवा दिया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।